फिजिक्स सॉल्व करेंगे। फिजिक्स के हम टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स में हमारे पास दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इन दोनों चैप्टर्स के मैंने फुल एक्सप्लेनेशन और वन शॉट रिवीजन के वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। ओके, और इस वीडियो में हम इन दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So the first question is define electric current, state and define its SI unit। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है एंड उसकी SI यूनिट बतानी है और उसको भी डिफाइन करना है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, एक पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। मतलब एक यूनिट टाइम में कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर, और इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर में से 1 सेकेंड में, क्योंकि चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। ठीक है, इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड। तो जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में से 1 सेकंड में, तब करंट होगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट को हमने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। You can note it down if you want. Let's move on towards the next question. So this is list 2 differences between a voltmeter and ammeter। तो हमें ammeter और voltmeter के बीच में 2 differences बताने हैं। तो जब difference वाले question आते हैं तो उनको हम ऐसे टेबल की फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ammeter क्या होता है? एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में से, उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। ये एक डिवाइस है। ठीक है, सो एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, सो वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ कंडक्टर। ओके, अब जो एमीटर है उसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो उसमें 2 टाइप के कनेक्शन होते हैं, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बिकॉज करंट जब फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट में से फ्लो होता है, इसलिए हम उसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम 2 पॉइंट्स के बीच में मेजर करते हैं, इसीलिए हम वोल्ट मीटर को क्या करते हैं? पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। सो ammeter is connected in series in an electric circuit and voltmeter is connected in parallel across the ends of conductor of a resistor। ठीक है, सो ये इनके बीच में 2 डिफरेंसेस हमने लिख दिए। तो ऐसे टेबल की फॉर्म में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। सो ये हमारा क्वेश्चन था। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्सप्रेस इट इन जूल्स। तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट बतानी है एंड उसको जूल्स में एक्सप्रेस करना है। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है? इट इज द commercial unit of energy. 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed by 1000 watt electrical appliance when operates for 1 hour. तो 1 kilowatt hour energy ये कब कंज्यूम होगी? जब 1000 watt का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो क्या करेगा? 1 घंटे के लिए ऑपरेट करेगा। तो जब 1000 watt का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 घंटे के लिए ऑपरेट करेगा तब जाके 1 kilowatt hour एनर्जी कंज्यूम होगी। ओके, so then the energy consumed will be 1 kilowatt hour.
देन अब 1 किलोवाट आवर को हमें जूल्स की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 1 किलोवाट आवर में 1000 वॉट होते हैं एंड 3600 सेकेंड होते हैं, बिकॉज 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं एंड 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1000 रहेगा 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड। तो अब वॉट को हम जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं, बिकॉज वॉट को जूल सेकेंड भी लिख सकते हैं, जूल सेकेंड वॉट ही होता है, जूल पर सेकेंड। ओके, सो दिस विल बी 1000 जूल सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। अब ये 1000 इंटू 3600 इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ एंड जो यूनिट है वो जूल आ जाएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर भी जूल पर सेकेंड है एंड यहाँ पर ये सेकेंड है, तो सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जूल बचेगा। सो दिस विल बी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो हमने 1 किलोवाट आवर को जूल्स की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is electric power? Express it in terms of potential difference and resistance. तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है एंड उसको हमें एक्सप्रेस करना है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की टर्म में। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एक पर यूनिट टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पर यूनिट टाइम में। सो दिस विल बी नोन एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। यही होती है इलेक्ट्रिक पावर। ओके, पावर निकालने का फॉर्मूला है V² डिवाइडेड बाय R, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस की टर्म में एक्सप्रेस करना था, दैट्स वाई पावर का फॉर्मूला हमने लिखा है V² डिवाइडेड बाय R, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। Now let's move on towards the next question. The next question is define parallel connection and series connection. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें पैरेलल और सीरीज कनेक्शन को डिफाइन करना है। So the answer is in a series circuit all components are connected end to end forming a single path for current flow. सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक के बाद एक ऐसे कनेक्टेड होते हैं एंड एक सिंगल पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, सिर्फ एक ही पाथ होता है। सो दिस इज नोन एज सीरीज कनेक्शन, इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इन अ पैरेलल सर्किट ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर फॉर्मिंग एग्जैक्टली 2 सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिकली कॉमन पॉइंट्स। पैरेलल कनेक्शन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के अक्रॉस, मतलब आमने सामने पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। सो ये होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। सीरीज में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस में वो एक दूसरे के अक्रॉस होते हैं, उनके जो उनके जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 6th क्वेश्चन है स्टेट ओम्स लॉ। हमें ओम्स लॉ यहाँ पर डिफाइन करना है। तो ओम्स लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, एक कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा, अगर हम करंट डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन अक्रॉस अ कंडक्टर प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये ओम्स लॉ जब एप्लीकेबल होगा जब जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट होंगी, मतलब जो टेम्परेचर है एंड जो फिजिकल दूसरी कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, तभी ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ओके, सो दैट इज I इज परपेंडिकुलर टू V, है ना। जो करंट है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो इसको जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन हटाएंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये आ जाएगा कांस्टेंट V इज इक्वल टू IR। तो V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर हमने इक्वल लगा दिया एंड प्रोपोर्शनैलिटी का हमने साइन हटाया है इसलिए हमें कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा। तो ये हमने R यहाँ पर लिखा है, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हमने ये कांस्टेंट लगाया है और ये R क्या है, दिस इज नोन एज द resistance where R is the
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। V is the potential difference, I is the current and R is the resistance, ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओम्स लॉ हमने एक्सप्लेन कर दिया एंड उसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है। ए पार्ट क्या है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। सो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब जितना ज़्यादा कंडक्टर लंबा होगा उतनी ही उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, एंड जितनी कंडक्टर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो जो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है कंडक्टर का, उस पर भी जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। क्रॉस सेक्शन का एरिया मतलब अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो कंडक्टर की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, दैट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो जितना कंडक्टर का जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो ज़्यादा होगा, उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन का एरिया है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। मतलब जितनी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो ये दो फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो ये हमारा 7th क्वेश्चन का ए पार्ट है। बी पार्ट है इसका, Why are metals good conductors of electricity whereas glass is a bad conductor of electricity? तो हमें पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एंड जो ग्लास होता है वो क्या है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा क्यों है? सो द रीजन इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी एंड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिकॉज मेटल्स की रेजिस्टिविटी काफी कम होती है और उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो रेजिस्टिविटी कम है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजीली फ्लो कर पाएगा कंडक्टर में से, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर पाएगा। इसलिए मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि जो ग्लास है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इट हैज हायर रेजिस्टिविटी एंड हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ग्लास की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में मतलब बाधा आएगी उसके आगे, उतना ही जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इजिली फ्लो नहीं कर पाएगा जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, सो ग्लास की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एंड उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो कर पाता एंड इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये हमारे 7th क्वेश्चन का बी पार्ट था। सो ये पूरा 7th क्वेश्चन है, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द 8th क्वेश्चन। सो ये 8th क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल हमें गिवन है, ये डायग्राम है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो the numerical is an electric lamp of resistance 20 ohm and a conductor of resistance 4 ohm are connected to a 6 volt battery as shown in the circuit। तो इस सर्किट में एक 6 वोल्ट की बैटरी से एक कंडक्टर कनेक्टेड है जिसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम, और एक इलेक्ट्रिक लैम्प कनेक्टेड है जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देन द करंट थ्रू द सर्किट, फिर हमें अगली चीज फाइंड आउट करनी है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है एंड हमें करंट फाइंड आउट करना है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस और इस कंडक्टर के अक्रॉस, मतलब इन दोनों का हमें क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि ये क्या है, ये एक सीरीज कनेक्शन है ना। हम देख सकते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड हैं सारे कंपोनेंट, सो ये एक सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में जब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, इट इज आर ई क्यू इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला होता है। हम क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं सर्किट की। सो उसका फॉर्मूला होता है सीरीज कनेक्शन के लिए R1 प्लस R2, मतलब पहला जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस दैट इज R1
एंड जो दूसरा कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस दिस इज R2। तो दो कंडक्टर्स हैं, पहला ये है, इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम एंड ये लैंप है, इसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम। सो ये हो जाएगा R1 की वैल्यू हो जाएगी 20 ओम एंड R2 की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। ओके, सो 20 प्लस 4 कितना होता है? इट इज 24। तो 24 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 24 ओम। तो हमने जो टोटल रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर ली। सो ये सीरीज कनेक्शन था, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला था। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट करी और हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल गया 24 ओम। अब हमें आगे क्या फाइंड आउट करना है? द करंट थ्रू द सर्किट। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो अब करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है करंट फाइंड आउट करने का? तो सबसे पहले तो देखो कि आपको गिवन क्या क्या है। तो आपको रेजिस्टेंस गिवन है एंड आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है विच इज 6 वोल्ट। तो ऐसा करंट का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का यूज होता है? सो इट इज I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि यहाँ पर हमें यही चीजें गिवन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है एंड हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट हम निकाल लेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट की? टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड आउट करी 24। सो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 6 डिवाइडेड बाय 24, तो ये 3 की टेबल में, ये 6 की टेबल में कैंसिल होगा। 6 1 6, 6 4 24। ओके, सो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.25। तो 0.25 एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। सो इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 0.25 एम्पियर। तो हमने करंट भी फाइंड आउट कर लिया इस फॉर्मूला का यूज करके। ओके, ये फॉर्मूला यूज करके हमने करंट फाइंड आउट कर लिया। अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। तो सबसे पहले हमें इस इलेक्ट्रिक लैम्प के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, फिर हम इस वाले कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। सो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज V इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इट इज I इंटू R। करंट इज इंटू रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी हमने देखा था कि करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाय R। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसको हम उस साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा I इंटू R, मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इन दोनों कंडक्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक लैंप, इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड इट। सो इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? पूरे सर्किट में से सेम करंट फ्लो कर रहा है, कितना? 0.25 एम्पियर, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो I की वैल्यू हो जाएगी 0.25 इनटू रेजिस्टेंस। तो इस कंडक्टर की, इस इलेक्ट्रिक लैम्प की रेजिस्टेंस कितनी है? 20 ओम है। सो रेजिस्टेंस की जगह आ जाएगा 20। ठीक है, तो 0.25 इंटू 20 कितना होता है? इट विल बी 5। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। सो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, सो ये जो लैंप है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इलेक्ट्रिक लैंप का हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया 5 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे? इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला तो सेम अप्लाई होगा, बस वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी। सो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम ये जो दूसरा कंडक्टर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। तो करंट तो सेम है, पूरे सर्किट में करंट तो सेम ही फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में से भी, इस कंडक्टर में से, तो करंट सेम रहेगा विच इज 0.25 एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस। तो इस वाले कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है? 4 ओम है। सो दिस विल बी 0.25 इंटू 4। सो 0.25 इंटू 4 कितना होता है? इट इज 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। सो ये दिस विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, सो इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक लैम्प का पोटेंशियल डिफरेंस था 5 वोल्ट और ये जो कंडक्टर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। सो हमने जितनी भी चीज़ें हमसे पूछी थी वो हमने सारी फाइंड आउट कर ली। टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करा, फिर हमने करंट कैलकुलेट किया एंड हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया इन दोनों कंडक्टर्स के अक्रॉस। ठीक है, so you can note it down if you want. So this was the 8th question. Let's move on towards the next question. The next question is,
In an electric circuit, two resistors of 2 ohm and 4 ohm respectively are connected in series to a 6 volt battery. The heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds will be. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें दो रेजिस्टर्स हैं, एक की रेजिस्टेंस है 2 ओम, दूसरे की रेजिस्टेंस है 4 ओम और ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो 4 ओम वाला ये जो रेजिस्टर है ये 5 सेकंड में कितनी हीट डिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर हमें हीट निकालनी है। तो हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हीट निकालने का फॉर्मूला होता है इट इज हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। ये फॉर्मूला होता है हीट फाइंड आउट करने का। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, सो हमें ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, तब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट द हीट डेसिपेटेड बाय दिस रेजिस्टर इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, सो I क्या है, करंट। तो सबसे पहले तो हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस सर्किट में से कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक तो रेजिस्टेंस हमारे पास है एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट। सो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि यहाँ पर तो ये हमें यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना। तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एक सीरीज कनेक्शन है, तो हम इन दोनों की रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, इन दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। हमें पता है सीरीज कनेक्शन में हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सो 2 ओम प्लस 4 ओम, 2 ओम प्लस 4 ओम कितना होता है, 6 ओम होता है। सो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6 ओम आ जाएगी। सो R की वैल्यू हो जाएगी 6। सो 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, 1 होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, सो इस सर्किट में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो I की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, सो I स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। सो दिस विल बी 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R इंटू टी। अब हमें रेजिस्टेंस लिखनी है एंड टाइम लिखना है। ओके, तो हम कौन से रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, हम इस 4 ओम वाले रेजिस्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है द हीट डेसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर। तो ये जो 4 ओम वाला रेजिस्टर है, हम इसकी हीट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम है। तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू टी। टी क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करनी है हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकंड्स। तो टाइम है 5 सेकंड्स। सो टाइम की जगह आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वी विल गेट द हीट डिसिपेटेड। सो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू 4 इंटू 5। सो 4 इंटू 5 होता है 20 एंड 20 इंटू 1 20 ही होता है। सो दिस विल बी 20। अब हीट हीट की यूनिट क्या होती है, इट इज जूल। ओके, सो दिस विल बी 20 जूल्स। ठीक है, सो दिस इज द हीट डेसिपेटेड बाय द 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकंड्स। तो ये हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू नॉट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ऐसा क्यों होता है। सो द आंसर इज द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो अगर मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर तो 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी, और कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस नहीं होती, एक ही डायरेक्शन होती है। ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल। कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिकॉज अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन होगा उस पर 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये इसका आंसर है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। 11th क्वेश्चन इज नेम एंड स्टेट रूल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट।
तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसे कौन से रूल का यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करने के लिए एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। तो जब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी हम डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है उनकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हम अपना राइट हैंड का थंब पॉइंट आउट करेंगे, और फिर जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। क्या करना है हमें, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में हम अपने राइट थंब को पॉइंट आउट करेंगे, और फिर जिस डायरेक्शन में हमारी जो ये फिंगर्स हैं ये घूम रही हैं, कर्ल हो रही हैं, यही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये होता है राइट हैंड थंब रूल। इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं made across a straight current carrying conductor, ठीक है। सो ये इसका आंसर है। दिस रूल इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन अ राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ द हैंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो कर्ल है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। सो ये हमारा 11th question था। So this was the 10th question, this is the 11th question. You can note it down if you want. Now let's move on towards the next question. Next question is list two methods of producing magnetic fields. दो methods हमें बताने हैं जिनकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज अ परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट जैसे कोई बार मैग्नेट है या हॉर्सशू मैग्नेट है, बहुत सारे टाइप के मैग्नेट होते हैं। सो वो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड सेकेंड मैथड है अ करंट कैरिंग कंडक्टर लाइक अ सोलिनॉइड। और करंट कैरिंग कंडक्टर के हेल्प से भी हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर जैसे कि सोलिनॉइड या सर्कुलर लूप या फिर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके। सो उनके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो इन दो मेथड्स की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हमें कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है, ओके। सो द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइक क्लोज्ड कर्व। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज्ड कर्व्स की तरह होती हैं। ये हमने डिस्कस भी किया था। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनती हैं ये क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, क्लोज्ड कर्व्स की शेप में होती हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, क्राउडेड होंगी, उतना ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी उतना ही जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होगा, ठीक है। सो जितना पास पास होती हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है मैग्नेटिक फील्ड, ओके। देन ये जैसे कि यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि जैसे जो मैग्नेट होता है उसके पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बहुत क्राउडेड होती हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो कम होती है, ओके। सो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स एंड वाइडली अपार्ट एट अदर प्लेसेस। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्राउडेड होती हैं, और दूसरी जगह जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर होती हैं, ओके। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ओके। सो ये भी हमने डिस्कस किया था। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो ये 13th क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट टू यूजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की दो यूजेस बताने। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? व्हेन करंट इज पास थ्रू अ सोलेनॉइड इट बिहेव्स एज एन मैग्नेट एंड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टाइप का टेम्पररी मैग्नेट होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम एक सोलेनॉइड में से करंट पास करते हैं तब वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट
है, बिकॉज हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तभी वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या हैं? सो दो यूजेस हमें बताने हैं। फर्स्ट वन इज दे आर यूज टू लिफ्ट हेवी आयरन पीसेस। भारी जो आयरन पीसेस होते हैं उनको लिफ्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। दूसरा यूज है दे आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस लाइक माइक्रोफोन, रेडियो सेट्स, इलेक्ट्रिक बेल एक्सेट्रा। माइक्रोफोन, रेडियो सेट्स और इलेक्ट्रिक बेल, इन डिवाइसेस में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? ये टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा 14th क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन विच इज 15th क्वेश्चन। द 15th क्वेश्चन इज, इस 15th क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड। तो एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग अ स्मॉल मैग्नेटिक कंपास एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पर हम एक मैग्नेटिक कंपास रख देंगे। ठीक है, उस कंपास की हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर इट इज प्लेस्ड। और जब हम उस पॉइंट पर मैग्नेट को प्लेस करेंगे, कंपास को प्लेस करेंगे, तो उस कंपास की जो नीडल होगी, जो नॉर्थ एंड वाली जो नीडल होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, सो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कंपास की हेल्प से। कंपास हम उस जगह पर पुट करेंगे और जो नीडल होगी उसका जो नॉर्थ एंड है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट करता है। ठीक है, सो ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं बाय एट एनी पॉइंट। ओके, सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो जो हमने डिस्कस किया था ये चैप्टर में कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये ऐसा कुछ शेप होता है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का, एंड इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है। सो आंसर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ये परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन जो सर्कुलर लूप का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। ये हमने डिस्कस किया था कि सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है सर्कुलर लूप के प्लेन के। ओके, सो ये इसका आंसर है सेकेंड पार्ट। ओके, सो ये हमारा 15th क्वेश्चन था। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। हमने फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। ओके, सो हमने केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी एंड देन फिजिक्स, इन तीनों के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया एंड ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं, एंड इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, एट द लास्ट मैं आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, बिकॉज आप सभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप सभी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।